अभिनव, हम तो उस घड़ी को संभाल कर रखते ही, लेकिन वो हमारे हाथ ही नहीं आई। हमें अब तक लगता रहा कि वो घड़ी दिक्पाल के पास है, अकरम ने कहा। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने एक हताशा भरी सांस ली और बोला, अगर वो घड़ी दिक्पाल के पास है तो फिर हमारा उस घड़ी को लेने का क्या फायदा? उसने अब तक उस घड़ी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिटा दी होगी। ऐसे में हम। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अकरम ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमें लगता था कि घड़ी दिक्पाल के पास है, लेकिन घड़ी दिक्पाल के पास नहीं है। अगर होती तो वो कभी इतना उत्पात नहीं मचाता और ना ही तुम्हारे ऊपर हमला करवाता। उसका सबसे बड़ा डर ही यह है कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे पिता की मौत से जुड़ा कोई सबूत न लग जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ वो सबूत लग गया तो फिर तुमसे उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो चारों तरफ से घिर जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, मुझे लगता है कि घड़ी उसके पास भी नहीं है, या है भी तो वो उसके सबूत नहीं मिटा पाया है। अकरम की बात सुनते ही मोंटी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, अकरम सही कह रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम हमें वो घड़ी तो वापस ले ही लेनी चाहिए। अभिनव ने मोंटी और अकरम की बात के बारे में कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं अभी गिरिराज गंगवार को फोन कर देता हूं। वो कल सुबह अपनी टीम के साथ आएगा और अर्जुन को उठाकर ले जाएगा। उसके बाद मैं अपने पिता की घड़ी को छुड़वाऊंगा। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो मोंटी के दिमाग में अचानक से कुछ कौंध उठा। उसने कहा, एक सेकंड अभिनव, अगर हमें उस घड़ी के बारे में पता है तब तो दिक्पाल को भी उस घड़ी के बारे में जरूर पता होगा। अब अगर घड़ी दिक्पाल के पास नहीं हुई तो वो भी तो घड़ी लेने के लिए आएगा। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन आज की तारीख में दिक्पाल अभिनव को ऑक्शन में हरा नहीं पाएगा। टाइगर के पास दिक्पाल से ज्यादा पैसा है, अकरम ने कहा। उसकी बात के जवाब में मोंटी तुरंत बोला, हाँ, लेकिन अगर उसने फिर भी फर्जी बोली लगाई और बिड बढ़ाता चला गया तो हमारा तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने पिता की घड़ी वापस चाहिए। उसके लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मुझे मंजूर है। कीमत कोई भी हो, मेरे पापा की घड़ी सिर्फ मेरी होगी, मेरी, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुनकर अकरम और मोंटी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव की बात काटने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। तभी अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अकरम से कहा, अकरम, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अकरम ने यह सुनकर एक पल के लिए मोंटी को देखा और फिर कहा, हाँ बताओ। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अकरम भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। कुछ देर के बाद जब अभिनव और अकरम अपने कमरे में पहुंचे तो अभिनव ने अलमारी खोली और उसमें से संजय गढ़वाल और विद्या की शादी की वो तस्वीर निकाली जिसमें एक आदमी खड़ा था। अभिनव ने वो तस्वीर अकरम को दिखाते हुए पूछा, तुम इस आदमी को जानते हो क्या? अकरम ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसमें उस आदमी का चेहरा साफ नहीं बल्कि धुंधला दिखाई दे रहा था। अकरम ने तस्वीर देखने के बाद कहा, नहीं। अच्छा, तो पापा ने या माँ ने कभी तुम्हारे सामने किसी आदमी का जिक्र किया? कोई ऐसा जो उनके काफी करीब हो या फिर कोई ऐसा जो उन दोनों में से किसी के परिवार से ताल्लुक रखता हो? जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से यह सवाल सुना तो वो हिचक उठा। अभिनव ने देख लिया था कि अकरम इस सवाल को सुनकर सहज महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे में उसने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान से लग रहे हो? परेशान? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस कुछ याद आ गया, अकरम ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से उस तस्वीर की तरफ देखने लगा। उसे देखते हुए अकरम ने कहा, अभिनव, इस पूरे ग्रुप में अगर तुम्हारे पिता के कोई सबसे करीब था तो वो राणा था। संजय जब गुड़गांव आया था तो उसकी सबसे पहले राणा से मुलाकात हुई थी। माफिया किंग को खड़ा करने का आइडिया भी राणा का ही था। उन दोनों के जुड़ जाने के बाद मैं उन दोनों से जुड़ा था। फिर हम तीनों की दोस्ती ऐसी हो गई थी कि पूछो मत। हम तीनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। अभिनव ने जैसे ही अकरम के मुंह से यह बात सुनी तो उसे उम्मीद की एक किरण सी नजर आई। उसे लगा कि अब उसे अपने पिता की गुड़गांव से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से जब अकरम को देखा तो अकरम ने आगे कहा, लेकिन एक शाम है जो मेरी आंखों में आज भी ताजा है।
उस शाम को मैं भी कभी भूल नहीं सकता। मैं, संजय और राणा, हम तीनों ने उस वक्त के गुड़गांव के एक भ्रष्ट नेता का करियर चौपट किया था। इस काम के हमें खूब पैसे भी मिले और दुआएं भी। तब हम तीनों पार्टी करने के लिए संजय के घर में बैठे थे। जब हम तीनों ने 2-2 पैक पिए तो मैं और राणा थोड़ा सा बहक गए। मैंने बातों बातों में संजय से पूछा। इतना कहते ही अकरम को वो शाम याद आ गई थी। उसे याद आया कि वो अपना ग्लास हाथ में लेकर एक बड़े से सोफे पर संजय के बगल में आकर बैठा और बोला, यार संजय, मान गए। जिस नेता से लोग आग तक मिलाने से डरते थे, तूने उसका गिरिबान पकड़कर पूरे गुड़गांव में उसका जुलूस निकाल दिया। ये सब मैंने अकेले थोड़ी किया, तुम दोनों भी तो मेरे साथ थे। संजय ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में जवाब दिया। तब अकरम ने राणा को इशारे से अपने पास बुलाया। राणा भी संजय के पास आकर बैठा और बोला, हम तो तेरे साथ थे, पर अगर तू हमारे साथ नहीं होता तो हम जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। राणा की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। तभी राणा ने अकरम को कुछ इशारा किया और अकरम ने कहा, राणा, मुझे नहीं लगता कि यह काम किसी भी आदमी के बस का था। इसके लिए तो खून में आग होनी चाहिए। यह काम तो कोई ऐसा बेटा ही कर सकता है जिसकी मां ने अपने बच्चे को बचपन में पल्लू नहीं, पिस्तौल पकड़ा दी हो। जैसे ही अकरम ने इतना कहा तो संजय के कान खड़े हो गए। वो समझ गया था कि यह बात किस दिशा में जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, राणा ने कहा, सच कह रहे हो अकरम मियां। जिस फौलादी संजय को आज हम देख रहे हैं, उसकी नसों में फौलाद बचपन से ही भरा गया होगा। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। तुम दोनों के पास कोई और बात नहीं है करने को? संजय ने कड़ी सी आवाज में पूछा। यह सुनते ही अकरम ने कहा, नहीं, आज तो हम यही बात करेंगे और तुझे भी हमारे साथ यही बात करनी पड़ेगी। क्यों राणा? हाँ संजय, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू आखिर है कौन और आया कहां से। बाहर तेरे चाहने वालों को भले ही ये लगता हो कि तू कोई अवतार है, लेकिन हम जानते हैं कि तू इंसान की औलाद है और हर इंसान का इतिहास जरूर होता है। राणा ने कहा। संजय के चेहरे पर उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। वो इन बातों से झुंझला उठा था। उसकी झुंझलाहट देख अकरम ने कहा, संजय, हम तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई हैं, तेरे परिवार जैसे हैं। हम तीनों के बीच कुछ नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं। तो फिर तू हमसे ये बात क्यों छुपा रहा है? हाँ संजय, बताना, तू कौन है, कहां से आया है, तेरे माँ बाप कौन है, तू रहता कहां है, तेरा बचपन कहां बीता, तेरे भाई बहन कौन है? जैसे जैसे अकरम और राणा की जिद बढ़ती जा रही थी, संजय का दिमाग गर्म होता जा रहा था। वो या तो उन दोनों के मुंह को या फिर अपने कानों को हमेशा के लिए बंद कर लेना चाहता था, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बोल संजय, बोल, बोल संजय, बोल संजय, बोल संजय, बोल संजय, बोल। तभी संजय जोर से चिल्लाया। उसने अपने सामने रखी बंदूक उठाई और बिना सोचे समझे छत पर 3 गोलियां मार दी। छत पर लटका बड़ा सा झूमर सीधा उस टेबल पर आकर गिरा जिस पर उन तीनों की शराब रखी हुई थी। गोली और झूमर की आवाज सुनकर विद्या भी बाहर चली आई थी। राणा और अकरम हैरान हो गए थे। तभी संजय ने अकरम पर बंदूक तानते हुए कहा, अब अगर आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा परिवार है। गेट आउट। मगर संजय, इससे पहले कि राणा अपनी बात पूरी कर पाता, संजय ने राणा पर बंदूक तानी और चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। यह सुनते ही राणा और अकरम अवाक रह गए। संजय ने अपनी ग्लास टेबल पर रखी और अपनी बंदूक लेकर किसी पागल हाथी की तरह कमरे की तरफ बढ़ने लगा। विद्या ने संजय से पूछा, संजय, संजय क्या हुआ? जब संजय विद्या के सवाल को सुनकर भी नहीं रुका तो विद्या सवालिया नजरों से अकरम और राणा को देखने लगी थी। वो दोनों अभी भी ऐसे घबराए बैठे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उस दिन से हमने कसम खा ली थी अभिनव कि हम कभी भी संजय से उसके अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे। अकरम ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा। इतने सालों बाद भी अभिनव को अकरम की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वाकया कल ही घटा हो। पर ऐसा क्या था पापा के अतीत में जिसे छुपाने के लिए वो इस हद तक चले गए थे? अभिनव ने पूछा। अकरम उसकी बात सुन मुस्कुराया और बोला, यह ना मुझे पता है ना राणा को।
हमने कई बार विद्या से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी हमसे यही कहा कि अगर हम संजय के साथ रहना चाहते हैं तो इस बारे में कोई बात ना करें। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसका उसके माँ बाप से क्या रिश्ता था। हमें इस आदमी की तलाश करनी चाहिए अकरम, अभिनव ने कहा। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस फोटो को किसी स्टूडियो में देखकर क्लीन करवा लेता हूँ। एक बार अगर ये आदमी साफ नजर आ गया तो उसके बाद हमें इसे ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकरम की बात पर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कमरे से बाहर हॉल में आ गए थे। मोंटी कब से उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि अभिनव मोंटी से कुछ कहता, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। ये नोटिफिकेशन हाल ही में उसकी कंपनी में लगी आग से जुड़ी हुई थी। अभिनव के फोन पर एक छोटा सा वीडियो चल रहा था और उस वीडियो में अभिनव देख पा रहा था कि कैसे उसका ऑफिस धीरे धीरे जलता चला जा रहा था। अभिनव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जल रहा हो। दिग्पाल ने हमारे साथ जो किया उसके बाद तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे अभिनव? तुम उसे कोई सबक नहीं सिखाओगे? मोंटी ने पूछा। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, किसने कहा कि मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा? सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा, लेकिन वक्त आने पर वो मुझे उकसाना चाहता है, लेकिन मैं भावनाओं में बहना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान में किसी तरह की गड़बड़ हो। टाइगर सही कह रहा है, अगर हमारे प्लान में छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो दिग्पाल उसका फायदा उठाकर हमें और बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, अकरम ने अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। मोंटी ने अकरम की बात सुनकर कहा, क्यों ना हम भी उसकी एक कंपनी में आग लगा दे, जैसे को तैसा, क्या कहते हो? मोंटी के सुझाव पर अकरम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मोंटी की दिग्पाल इतना बेवकूफ होगा कि इतनी आसानी से हमें उसकी किसी कंपनी में आग लगाने देगा? उसने अपनी सारी कंपनीज को पहले ही सेव करके रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। वैसे भी आग लगाने से ज्यादा फायदा हमें घड़ी लाने से हो सकता है। अगर एक बार हमें वो घड़ी मिल गई तो हम उसे दिग्पाल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अकरम की बात पर अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, अकरम सही कह रहा है, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत पड़ गई चोट सुनार की, अब इस बार पड़ेगी चोट लोहार की। दिग्पाल, तैयार रहना, तेरे बेटे की तो एक ही छीनी है, तेरी तो मैं दोनों छीन लूंगा, अभिनव ने अपने आप से कहा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव दिग्पाल से अपनी कंपनी में लगी आग का बदला ले पाएगा? क्या होगा जब दिग्पाल को पता चलेगा कि उसके बेटे की एक आंख अभिनव ने उड़ा दी है? और क्या अभिनव और अकरम मिलकर संजय के अतीत का राज जान पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।